Hello everyone, good morning. Today we are starting a structure economy revision program, not only for economy, we are starting for all the GS subject, where we will select those topics जिस पे यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं। खास तौर पे उन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पर इस टॉपिक की लिस्ट बनाई गई है और उन टॉपिक को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज़ को भी देखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम इन्फ्लेशन का टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसमें हमारा 2 टारगेट रहेगा। पहला ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी, दूसरा आप पीवाईक्यू को यहीं पे सॉल्व कर लें, जैसे कि यार अलग से झंझट ना रहे पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। टॉपिक के साथ ही सपोज डिमांड पुल इन्फ्लेशन का अगर टॉपिक आया हुआ है तो आप आज ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो पीवाईक्यू है उसे सॉल्व कर लें। इसके अलावा जो करंट का लिंकेज, करंट अफेयर्स का लिंकेज भी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि आप इसको भी यहाँ पे देख पाएँ। तो आज हम इन्फ्लेशन का टॉपिक देख रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत डेप्थ में मैं इसे नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं खींचना है, रिवीजन है। तो आई विल ट्राई कि 1 घंटे में एक टॉपिक कवर हो जाए और मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे लगे, आधे घंटे के 2-3 वीडियो हो। इकोनॉमी के ऐसे 7 से 8 वीडियोज़ आएंगे, मैक्सिमम 10 वीडियोज़ तक आ जाएंगे। फिर साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया। विल ट्राई कि हम सभी पे इस तरह से वीडियोज़ लाएं जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो आज हम इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक डाउट ये आएगा सभी को, किसी को लग रहा होगा कि सपोज दैट ये ग्राफ है प्रिपरेशन का, ठीक है, ये आप मान के चलो, या तो इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे देखते हैं। अगर इसको ऐसे देखें तो किसी को लग रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन यहाँ है, किसी को लग रहा होगा मेरी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कैंडिडेट है, यहाँ है, ठीक है, यूपी के स्टैंडर्ड यहाँ है। अब किसी को इतना फिल करना है, किसी को इतना फिल करना है, किसी को इतना फिल करना है, किसी को इतना फिल करना है। हम ट्राई करेंगे कि सभी का यहाँ पे जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएँ। साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये पीवाईक्यूज़ का एग्जांपल है जहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले पीवाईक्यू देख लो कि विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि जो भारत में जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोला जाता है, बाइलिंगुअल हम रखेंगे इसे, उसके बारे में बोल रहा है कि इंडिया में आप बताओ। तो पहला स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो केवल भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की, पहला ऑप्शन है। दूसरा, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, कि आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, कि जो मनी का सर्कुलेशन है उसको अगर डिक्रीज़ किया जाए, कम किया जाए, तो इससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होती है। वहीं चौथा ऑप्शन है इनक्रीज कर दिया जाए। तो ये सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो ये बेसिक डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना हुआ है। कि अगर आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कि जनरल प्राइस राइज होता है जहाँ पे मनी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको बेसिक पता है तो आपको पता हो जाएगा कि डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन, अगर मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो जो मनी की वैल्यू है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी, जो मनी की वैल्यू गिर रही है लगातार वो कम हो जाएगी। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन बन गया। फिर आपको ये भी पता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं, आरबीआई भी है, आरबीआई भी करती है, अथॉरिटीज़ करती हैं। सिर्फ आरबीआई का ऐसा तो नहीं कि आरबीआई का रोल ही नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में भी आते हैं, उन्हें भी देखेंगे, इन्हें भी देखेंगे, लेकिन हम वही चीज़ों को देखने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आप ट्रेंड यहाँ पे देख लो
कि जो PYQs पर ट्रेंड अगर आप देखो, ये टॉपिक, इन्हीं टॉपिक को हम ट्राई करेंगे कवर करने का। ये जो टॉपिक है जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्फ्लेशन पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मनी एंड मार्केट है, बैंकिंग सेक्टर है, इनको पहले ट्राई करेंगे, टैक्सेशन है, पब्लिक फाइनेंस है। तो इन टॉपिक को हम पहले ट्राई करेंगे कवर कर पाएँ। अब इन्फ्लेशन है तो उसको आप देखोगे कि यहाँ पे 2021 में 3 क्वेश्चन, 2020 में, 2023-24 में भी आप देखो एक एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। इकॉनमी में अगर आप ओवरऑल देखो तो 14 से लेकर 17, 14 to 17 क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। तो आज इन्फ्लेशन का टॉपिक है। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये टॉपिक की कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या है, फिर इन्फ्लेशन के टाइप हम देखेंगे, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, चाहे बेस्ड ऑन कॉजेज़ हो, चाहे बेस्ड ऑन स्पीड हो, जिससे आप देखे होंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। फिर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे स्टैगफ्लेशन क्या है, स्किफ्लेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, साथ ही साथ फिलिप्स कर्व के बारे में भी देखेंगे। इंडाइसेस देखेंगे, जो इंडाइसेस हैं इन्फ्लेशन के, CPI क्या है, WPI क्या है, PPI, और इसमें टू द पॉइंट बात होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो एग्जाम से रिलेवेंट ना हो, और जल्द से जल्द इसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सो बिना टाइम गवाए इसे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि सभी को पता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन क्या है, एक जनरल राइज है। जनरल राइज है किसका? प्राइस का। किस चीज़ का प्राइस? गुड्स या सर्विसेज, ठीक। और एक पार्टिकुलर टाइम में, इन अ टाइम पीरियड, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन आपको बता रहा है क्या है, जनरल प्राइस राइज है। कि सामान्य तौर पर अगर देखें कि जो वस्तु या सेवाएं हैं, वस्तु या सेवाएं, इनका जो मूल्य है बढ़ रहा है, तो उसे इन्फ्लेशन देखा जाता है, महंगाई भी उसे बोला जाता है। अब अगर आप बात करें कि अब इन्फ्लेशन जैसे बढ़ा, इन्फ्लेशन कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन जब हो रहा है तो इससे इसका अगर इम्पैक्ट आप देखोगे तो जो रुपये की यूनिट है, रुपये की यूनिट की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। सपोज दैट आप 100 रुपये में पहले, और सपोज 100 रुपये में 12 क्वांटिटी कोई गुड्स है उसे आप बाई कर पा रहे थे, ठीक। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो इसी 100 रुपये में आप 8 क्वांटिटी ही बाई कर पा रहे हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई, आपने देखा कि रुपये 100 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, रुपये पहले भी हमारे पास 100 रुपये था, अभी भी था, लेकिन जो उसकी बाइंग कैपेसिटी है वो कम हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि इन्फ्लेशन राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाई फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज एंड लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द रियल वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग। तो ये हो जाता है इन्फ्लेशन आपका। अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन को मेज़र कौन करता है, अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया में जो बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है मेजर करने के लिए क्या, इन्फ्लेशन, ठीक। तो ये चीज़ आपने क्या देख ली यहाँ पे, इन्फ्लेशन देख लिया, इतना ही अगर आपको पता है तो सफिशिएंट है। हालांकि इन्फ्लेशन इज जनरली व्यूज एज ए नेगेटिव इंडिकेटर बिकॉज इट कैन हार्म कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको भी हार्म करती है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसको भी साइमल्टेनियसली हार्म करती है। तो ये चीज़ आपने देख ली इन्फ्लेशन में। अगर हम बात करें आगे कि जो टाइप है इन्फ्लेशन की, से मैंने लिख लिया था कि टाइम ज़्यादा ना जाए आपका, इन्फ्लेशन के टाइप है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो दो बेसिस पर इन्फ्लेशन को बांटा जाता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बांट लिया जाता है। पहला है बेस्ड ऑन स्पीड, आप यहाँ पे देखोगे बेस्ड ऑन स्पीड, कि स्पीड किस गति से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे 1% है, 2%, 10%, 20%, 50, 100, तो ये स्पीड हो गई। इस स्पीड के बेसिस पर इन्फ्लेशन को बांटा जाता है, जहाँ पर
आप जहाँ पर आप देखोगे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है। इसके अलावा वॉकिंग इन्फ्लेशन है, साथ ही साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये स्पीड के बेसिस पर है। अगर आप कॉजेस के बेसिस पर देखो कौन कौन से कारण हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इसको आप देखो तो आप यहाँ पे पाओगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आप पाओगे यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन डिवीजन डिसरप्शन से रिलेटेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो ये कॉजेज़ के बेसिस पर, इसे हम एक एक करके समझेंगे। बस आप यहाँ पे ये समझ लो कि दो तरह से इन्फ्लेशन को बांटा जा रहा है यहाँ पर, कारण कौन कौन से जो कॉजेज है उसके बेसिस पर, और दूसरा स्पीड के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम ना इन्फ्लेशन को जो स्पीड है उसके बेसिस पर देख लेते हैं, जिससे क्या रहेगा कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम इसमें आते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट को मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट किसी इकोनॉमी में अगर आप देखो इन्फ्लेशन गुड भी होती है बैड भी होती है। एक होता है गुड इन्फ्लेशन कि आपकी इकोनॉमी में 2 से 4 या 5% के बीच इन्फ्लेशन अगर आपकी बनी रहनी चाहिए, ये गुड इन्फ्लेशन में देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन जीरो होनी चाहिए, इन्फ्लेशन होनी चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। अगर स्पीड के बेसिस पर देखें तो पहला इन्फ्लेशन का जो टाइप है, अगर आप देखो क्रीपिंग मतलब होता है चलना, जैसे आप चलते हो तो धीरे धीरे चलते हो, वैसे ही जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसकी जो रेट आपको कम दिखाई देती है, 1 से 4% के आसपास ही आपको दिखाई देती है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मानी जाती है। दूसरा अगर आप देखें, अब देखो अगर आप इसके बारे में बात करो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन से क्या होता है, कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता इकोनॉमी में, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो इससे नेगेटिव कोई इम्प्लीकेशन भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो जानती हैं कि वी कैन मैनेज इट, तो इतनी चैलेंज की बात नहीं होती, इतनी चिंता की बात नहीं होती क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। वहीं अगर हम सेकेंडरी बात करें वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसमें जो परसेंटेज 2 to 10% रहता है। इन्फ्लेशन इन द रेंज दिस स्टिल मैनेजेबल, ठीक है, तो इसे भी अभी भी मैनेज किया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है उसको सिग्नल मिलने लगते हैं कि अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना है, ठीक है, अदरवाइज ये इकॉनमी को हार्म कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर वॉकिंग इन्फ्लेशन में होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो आता है रनिंग इन्फ्लेशन की बात करें, ये 10 to 20% के बीच देखा जाता है। अब अगर रनिंग इन्फ्लेशन की बात करो तो एट दिस स्टेज इन्फ्लेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड कैन स्टार्ट टू हर्ट इकोनॉमी ग्रोथ। अब यहाँ से क्या करती है, जो इकोनॉमी ग्रोथ है ना, इसको हम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो इन्फ्लेशन है खासतौर पे ज़्यादा हम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और जो रुपये की वैल्यू लगातार डिक्लाइन होती रहती है। तो ये यहाँ पे चैलेंज हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, और पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे विशेष ध्यान देने लगते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। गैलोपिंग इन्फ्लेशन ये आपको 22,000% के बीच दिखाई जाती है, और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, मतलब 20 से 1000% बढ़ने में इसको टाइम नहीं लगता है। और ये क्या इकोनॉमी को डिसरप्ट कर सकती है, जो करेंसी का जो कॉन्फिडेंस है उसको लो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक विशेष साइकिल स्टार्ट कर सकती है, जहाँ पर एक इकोनॉमी जो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगती है, मंदी की तरफ या रिसेशन की तरफ भी जा सकती है। तो इस तरह से गैलोपिंग इन्फ्लेशन यहाँ पर होती है। लास्ट हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ पर ये क्या है, ये मतलब 1000% से भी ज़्यादा जब इकोनॉमी या करेंसी की वैल्यू ख़त्म ही हो जाए, आप पता चले कि आप 1 किलो आलू लेने के लिए 50 लाख रुपए लेके जा रहे हो, या मतलब कि ट्रॉली भर कैश लेके जा रहे हो 1 किलो आलू लेने के लिए, तो वो एक सिचुएशन दिखाती है हाइपर इन्फ्लेशन की। हालांकि ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, जैसे जर्मनी में अगर आप देखो 1920 में आपको, फिर जिम्बाब्वे में भी, वेनेजुएला में आपने देखा होगा, वेनेजुएला में आपने 2010 में हाइपर इन्फ्लेशन सुना होगा। तो ये तो रहे स्पीड के बेसिस पर इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन कॉजेस के बेसिस पर वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आ जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक। यहाँ पे टाइप तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम सीधे बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ क्या कारण है।
देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन का बढ़ना। अगर आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आप किसी कॉलोनी में रहते हो, जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप एक सोसाइटी में रहते, सोसाइटी ए, ठीक है। उस सोसाइटी ए में 20 फैमिली हैं, 20 फैमिली हैं, और उस सोसाइटी में एक सब्जी मंडी भी है, ठीक है। अब 20 फैमिली है तो इनकी जो टमाटो की डिमांड है 5 केजी है, ठीक है, 5 केजी टमाटर की डिमांड है। अब इस सोसाइटी में अगर आप देखो 20 फैमिली है तो कहीं ना कहीं 250 ग्राम पर फैमिली के हिसाब से डिमांड है, ठीक। सब्जी मार्केट में जो लोग हैं 20 रुपये के जी टमाटर है, और जो सब्जी जो बेचते हैं उनको पता है 5 किलो डिमांड है, वो 5 किलो रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और डेली का डेली सेल होता है, ठीक। अब कभी ऐसा हो कि जो 20 फैमिली, इनमें 4 फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए, इनकी जो डिमांड है बढ़ के 1 केजी हो जाए, तो 4 फैमिली की डिमांड 4 केजी हो गई, ठीक है ना। बाकी जो डिमांड थी 4 केजी और, तो 8 केजी डिमांड हो जा रही है टोटल। अब 8 केजी डिमांड हो गई, अब इनके पास 5 ही केजी टमाटर है। इनको ये लगेगा कि अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं, टमाटर को महंगा बेचते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए कि अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि एक सोसाइटी में जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रही है, सोसाइटी जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रही है, इस वजह से टमाटर महंगे हो जा रहे हैं। जो 20 रुपये टमाटर थे वो 25 रुपये या 30 रुपये बेचे जा रहे हैं। तो जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, या हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सोसाइटी ज़्यादा डिमांड कर रही है, इस वजह से जो इन्फ्लेशन है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब अगर आप देखो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। 2021 में पूछा गया था कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखी जाती है। तो वो सारे कॉजेज हम यहाँ पे अभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो 2021 में अगर आप देखो तो PYQ आया था, इसे हम आगे देखेंगे भी। अगर हम यहाँ पे देख लें, जस्ट अ सेकंड, अगर हम देखें कौन सा प्रश्न था तो ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न था कि विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किन किन वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है या बढ़ सकती है। तो इसमें ऑप्शन था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, तो अभी वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हम अभी टॉपिक देख रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। फिजिकल स्टिमुलस था, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस थे, हायर परचेजिंग पावर थी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट था। तो इसमें आंसर जो था 1 to 4 था, करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना था। अब क्यों था और क्यों तीसरा ऑप्शन गलत था, पांचवा ऑप्शन गलत था, इसे भी वहाँ पे देखेंगे। ये देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट अगर हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे लोगों के हाथ में पैसा कम होता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो, और इंटरेस्ट रेट लो कर दिया जाता है। सपोज करो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट बढ़ा दिए तो लोग क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, सेविंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, सेविंग करेंगे तो लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा, कैश कम रहेगा, कैश कम रहेगा तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी किसी गुड्स या सर्विसेज की। तो इससे क्या होगा, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 to 4 हो जाता है, ठीक है। 1 to 4 नहीं, केवल 1 to 4। तो यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे हमने देखा। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो कॉजेज़ हैं उसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे पाओगे कौन कौन से कॉजेज़ उसे अगर हम देखें यहाँ पर। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज और टैक्स कट द बूस्ट एग्रीगेट डिमांड का। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, या तो टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट को कम कर रही है, सपोज दैट आपका जो टैक्स रेट था, टैक्स रेट 30% था, आप 1 लाख कमा रहे थे, 30,000 रुपये टैक्स दे रहे थे, तो डिस्पोजेबल इनकम है जिसे आप खर्च कर सकते हैं वो 70,000 रुपये थी, 70,000। सरकार ने क्या किया, इस टैक्स रेट को 30 से घटा के 20 कर दिया। अब आपके पास 10,000 रुपये कैश एक्स्ट्रा है। अगर आप सेविंग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो इससे क्या मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। आप कोई सामान खरीदोगे, आप टीवी की डिमांड करोगे, फूड प्रोडक्ट की डिमांड करोगे, क्लॉथ की डिमांड करोगे। तो जब ये डिमांड आप करोगे, इससे जब डिमांड बढ़ेगी तो अब मार्केट में क्या है कि गुड्स एंड प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड, गुड्स एंड सर्विसेज का अनलिमिटेड तो है नहीं कि रातों रात बढ़ जाएगा टैक्स रेट कम करने से। इस वजह से जब लिमिटेड गुड्स में ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो इससे जो इन्फ्लेशन इमर्ज होकर आएगी उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाएगा। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। दूसरा आप देखो फिजिकल
फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? अगर आप देखो, फिजिकल स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि जब सरकार खुल के मदद करती है। आपने देखा होगा कोविड-19 जब चल रहा था, सरकार ने 20 लाख करोड़ का फिजिकल स्टिमुलस लेके आई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, पीएम अन्नदाता, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई सरकार। तो सरकार हेल्प कर रही थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती रही, जो प्रोडक्शन वो लगातार बढ़ता रहे। तो फिजिकल स्टिमुलस से जो मार्केट में पैसा अचानक से आता है, उस वजह से भी क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आता है डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है कि अदर करेंसी की जो कंपेयर में, सपोज दैट डॉलर की कंपेयर में जो रुपी की वैल्यू है वो लगातार कम होना, इससे भी क्या होता है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो आपकी बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप देखो लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, इस वजह से लोगों को ये लगता है कि बैंक में पैसा रखना बेकार हो गया है, पैसा नहीं रखते हैं बैंक में, अगर आप पैसा बैंक में रखेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस वजह से वह डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखी, यहाँ पे क्वेश्चन था जिसे हमने पहले भी देखा था वहाँ पे, तो इसका जो आंसर है 1 to 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने देखा था कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, तो जो मनी की सप्लाई है मार्केट में, मनी का सर्कुलेशन वो ज़्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखी जा रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? पुश मतलब धक्का देना, कॉस्ट मतलब लागत। अगर लागत, कॉस्ट मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आप देखोगे वेजेस, लेबर होना चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल का प्राइस है, ठीक है ना, ये सप्लाई चेन रिलेटेड थिंग्स हैं, ठीक, और ETC। अब देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है उसे बनाने में, सपोज एक पेन है, एक पेन को बनाने में 5 रुपए की लागत आती है, ठीक, 5 रुपये की जो लागत आती है उसमें आप देखो कि 1 रुपये का रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, 1 रुपये लेबर चार्ज है, ठीक, 1 रुपये अदर चार्जेस हैं, 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है पेन कंपनी। ठीक है, अगर 2 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप सपोज करो कि जो रॉ मटेरियल है इसमें अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर इसमें प्राइस बढ़ जाता है और ये 1.5 रुपीज़ हो जाती है, तो जो पेन का प्राइस है 5.5 रुपीज़ हो जाएगा। अगर जो वेजेज है, लेबर है, इसका कॉस्ट बढ़ जाए, 1.5 इसका कॉस्ट हो जाता है, तो फिर जो इसका प्राइस 6 रुपये बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब किसी सामान या गुड्स या सर्विसेज को जब हम क्रिएट करते हैं, उसमें अगर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है उसे आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि जो वस्तु या सेवाएं हैं उनके निर्माण में जो खर्चे हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कब देखा जाता है? खासतौर पर इंक्रीज वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस, मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाए। दूसरा, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, प्राइस जो है ये बढ़ जाए। तीसरा, आप देखो सप्लाई चेन डिसरप्शन, अगर आप देखो कोविड-19 टाइम पे क्या हुआ था कि सप्लाई चेन हमारी कंप्लीट डिसरप्ट हो गई थी, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही थी, इस वजह से भी क्या है कि लागत बढ़ जा रही थी, कॉस्ट बढ़ जा रही थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन हो जाता है किसका, इन्फ्लेशन का। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, मैंने अभी बात कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं किसकी, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की। ठीक है, कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है? तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन अ कंट्रीज करेंसी डेप्रिसिएट, जब एक देश की जो करेंसी है जैसे रुपी है ये डेप्रिसिएट होती है, मेकिंग फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव। If a country relies on imports for a raw material or finished products, the cost of these goods rise when the domestic currency weaken. तो अगर आप देखोगे कि जैसे इंडिया की जो करेंसी है US डॉलर के अगेंस्ट अगर कमज़ोर डिप्रिसिएट हो रही है ना, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बाहर से सामान आ रहा है वो भी महंगा होता जा रहा है। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपको देखी जाती है। तो ये क्या बात करता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की बात करता है। अगर हम बात करें आगे, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, अगर आप देखें
इन्फ्लेशन occurs when a country currency depreciate. Country currency depreciates. ठीक, जब करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू ही डॉलर के मुकाबले कम हो रही है, तो जो हम वस्तुएं सामान खरीद रहे थे डॉलर से, वो भी हमारा कम हो जाएगा। जैसे आप सपोज करो, आप 100 रुपये की करेंसी में या तो 160 रुपये करेंसी $2 आप पा रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हो कि $1.5 ही पा रहे हो 160 रुपये करेंसी से। तो कहीं ना कहीं पहले आप ज़्यादा सामान खरीद पा रहे थे, लेकिन आप कम सामान खरीद पा रहे हो। इस वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन मानी जाती है। फिर हम बात करें आगे, एक और टर्म है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा के यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब आप सोचोगे ये क्या है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है? तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन तब होती है जब मनी सप्लाई एक्सेसिवली इंक्रीज होती है। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ठीक है, किसके द्वारा? बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ना, तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन होती है उसे मॉनेटरी इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक, अब जैसे अब क्या हो रहा है कि देखिए, मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, लेकिन गुड्स एंड जो सर्विसेज, इसका जो प्रोडक्शन वो तो नहीं बढ़ पाया। लेकिन मनी की ज़्यादा सप्लाई होने से डिमांड बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा आ गया। जो लोगों के हाथ में पैसा आ गया तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को जनरेट करता है, इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। तो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, अभी कब होता है? खासतौर पर आप देखोगे, सेंट्रल बैंक जब प्रिंट करता है ज़्यादा मनी, ठीक है, अब न्यू मनी जब क्रिएट करता है, खासतौर पर ऐसा कब होता है? सेंट्रल बैंक जब आप देखो, जब बजट बनता है तो बजट डेफिसिट होता है, बजट घाटा होता है। जो बजट की जो भरपाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या किया जाता है, मनी क्रिएट करके भी उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, मनी की जो सप्लाई वो मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। तो ये चीज़ आपने क्या देखी यहाँ पर, मॉनेटरी इन्फ्लेशन देखा। तो आपने टाइप देख लिए, मॉनेटरी इन्फ्लेशन की जो टाइप है वो क्या क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके इन्फ्लेशन की टर्म्स की, हम बात करते हैं की टर्म्स, हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, वो उनके बारे में समझेंगे। तो इसकी इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर आप देखोगे, इकोनॉमी में कुछ सर्टेन आइटम के प्राइस राइज हो रहे हैं, कुछ सर्टेन आइटम हैं, सर्टेन आइटम्स, इनके जो प्राइस हैं राइज हो रहे हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इकोनॉमी में हर एक चीज़ के प्राइस राइज हो रहे हैं। इस वजह से जो इन्फ्लेशन देखी जाती है, इसको इन्फ्लेशन भी उसे बोला जाता है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आप फूड में अगर आप देख रहे हो कि सभी चीज़ों के सामान ठीक है, जो प्राइस इनका ठीक है, लेकिन ऑनियन है उसका प्राइस बढ़ रहा है, या कभी सबके प्राइस स्टेबल है लेकिन जो पल्स है, दाल है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसे इसकी इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या है? ठीक, अब स्टैगफ्लेशन में दो चीज़ें हों। दूसरा, पहला क्या कि ए सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन अकर्स अलॉन्ग साइड स्टेगनेंट इकोनॉमी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट है, हायर एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये दोनों चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। स्लो इकोनॉमी, तो इस सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन अकर्स, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इन्फ्लेशन हो, साथ ही साथ हायर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे प्राइस राइज होते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है और पॉलिसी मेकर के लिए चैलेंज क्रिएट करती है। तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें डिसइन्फ्लेशन की, दो की टर्म्स यहाँ पर होंगे, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दो चीज़ें यहाँ पर, और दोनों पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसइन्फ्लेशन कब होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या कि सपोज दैट पहले 8% इन्फ्लेशन थी, अब 6% बची, अब
4% है, 2% है, तो स्टिल जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, डिसइन्फ्लेशन में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, इस वजह से वस्तु सामान कम सस्ते हो रहे हैं, तो ये डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। वहीं अगर डिफ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपोजिट है। अब देखिए जैसे मैं एक चार्ट बनाता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखो ये, ठीक, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 0, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेता हूँ 4% इन्फ्लेशन, 8% इन्फ्लेशन, यहाँ पर 10% इन्फ्लेशन, ठीक, यहाँ पर मान लेता हूँ -4% इन्फ्लेशन, -8% इन्फ्लेशन, ठीक। अगर आप देखो, अगर यहाँ पर मार्केट का प्राइस चल रहा है, मनी की वैल्यू, तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो आप देखोगे, सपोज यहाँ पे ईयर अगर रखें 2010, 2011, 2012, ठीक, तो यहाँ पर आप देखो 2010 में 4% इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, 2012 में अगर आप देखो 8% इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, और 2000 जब भी आगे देखो 10% इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। अगर 8%, 6%, 4% इन्फ्लेशन कम नीचे की तरफ जा रही है, सपोज इन्फ्लेशन ऐसे बन रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर इधर की तरफ इन्फ्लेशन जाने लगे 0 से नीचे निगेटिव, तो उसे डिफ्लेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, और वहीं डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का अपोजिट है ना, 0 से भी नीचे इन्फ्लेशन आए तो वो डिफ्लेशन कहला रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, तो कुछ की टर्म्स और हैं, साथ ही साथ जो इंडाइसेस हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसकी बैटरी डेड होने वाली है। तो तब तक के लिए थैंक यू।